स्वागत है आप लोग का परीक्षा वाली चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान के भाग को। आज से हम लोग का संविधान शुरू होगा। अभी तक हम लोगों ने ऐतिहासिक पाठ देखा, संविधान के विकास को देखा, संवैधानिक सुधार देखा अंग्रेजों की भाषा में, और संविधान सभा को देखा। आज हम लोग संविधान को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो संविधान को पढ़ने से पहले हमें उसके प्रारूप को जान लेना अति आवश्यक होता है, और परीक्षा के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि संविधान के जो भाग होता है वो सीधे तौर पे परीक्षा में पूछा जाता है कि भाग 1 में क्या दिया गया है, भाग 14 में क्या दिया गया है, भाग 19 में क्या दिया गया है। ये सब चीज़ें पूछता है, उसका आर्टिकल पूछ देता है, तो वो चीज़ें उसमें शामिल आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक अनुमानित कर रहे हैं, ऐसे सामान्य स्तर पर जान लेते हैं कि संविधान में क्या प्रारूप है। ओवरऑल इसका प्रारूप ये है कि संविधान में 22 भाग हैं। भाग जो है 22 हैं। अनुच्छेद कितने हैं? 395 हैं। और अनुसूची जो है वो 12 हैं। कितनी? 12। जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय अनुसूची कितनी थी? 8 थी। लेकिन आज के डेट में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। वो संविधान के संशोधन के द्वारा नई नई अनुसूचियाँ बनाया गया है। तो जो हम लोग का संविधान का प्रारूपीकरण है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 22 इसी सीक्वेंस में चलता जाएगा। 350, 370, 380, 394, 395 ऐसे क्रम में चलता जाएगा। और उसी बीच में जैसे आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक एक भाग रहेगा, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक एक भाग रहेगा। जैसे पार्ट वाइज सुविधा की दृष्टि से अलग अलग भाग बनाया गया कि पढ़ने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे। उस भाग को हम लोग आज देखेंगे। इसी सीक्वेंस में हम लोग को पढ़ाई भी करनी है कि हर भाग से महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को, महत्वपूर्ण तथ्यों को समझा जाएगा, जाना जाएगा, और उसको परीक्षा में प्रश्न को हल किया जाएगा। यही हम लोग का उद्देश्य रहेगा। तो आज हम लोग भाग को देखते हैं। एक सामान्य स्तर पर भाग को देखेंगे कि भाग 1 में क्या है, उसका विषय क्या है, उसका अनुच्छेद क्या है। तो उसको शुरू करते हैं। देखिए भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में दिया गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। जो संघीय व्यवस्था है, यानी कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये सब दिया गया है। उसमें राज्यों की सीमा परिवर्तन कैसे हो सकता है, नए राज्यों का गठन कैसे हो सकता है, ये सब चीजें भाग 1 में दिया गया है। क्योंकि पहले तो उसके अस्तित्व के बारे में दिया जाएगा, तो उसी सीक्वेंस में भाग 1 को रखा गया है। इसका आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 1 से लेके 4 तक में दिया गया है। ध्यान से सुनते चलिएगा आप लोग। आर्टिकल 1 से लेके 4 तक एक तरफ आर्टिकल बढ़ेगा, एक तरफ भाग बढ़ेगा। भाग 2 में क्या आता है? भाग 2 में आता है नागरिकता। इसमें राज्य हो गया, राज्यों के नागरिक जो होंगे वो कैसे नागरिकता लिया जा सकता है, उनका आधार क्या होगा, कौन नागरिक हो सकता है, कौन निवासी होगा, ये सब उसके बारे में दिया गया है। ये 5 से 11 के बीच में दिया गया है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक भाग 2 में। भाग 3 आता है। भाग 3 में नागरिकों को मौलिक अधिकार जो प्रदान किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा, उसका जिक्र किया गया है। 12 से लेके 35 तक में अनुच्छेद क्या है उसका? 12 से लेके 35। हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से जो मौलिक अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त है। यानी कि कोई भी राज्य अपने नागरिकों के कुछ जो बुनियादी अधिकार है, जो उनके आध्यात्मिक विकास एवं सामाजिक विकास में अति आवश्यक हैं, वो आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य हैं एक तरह से कहिए, तो उसके अधिकारों को राज्य उनसे वंचित नहीं कर सकती। उसमें समानता का अधिकार आता है, स्वतंत्रता का अधिकार आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा, संस्कृति शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सब आर्टिकल वाइज समझा जाएगा। वो 12 से लेकर 35 तक में सीक्वेंस में दिया गया है। चौथा आता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। यानी राज्य कोई नीति बनाएगी, नया कानून बनाएगी, नया विधि बनाएगी, नया योजना लाएगी, कोई भी ऐसा कार्य करेगी, तो वो इन बातों को ध्यान देगी। किन बातों को? तो जो अनुच्छेद 36 से लेके 51 में दिया गया है, उन बातों को ध्यान में रख के ही कोई भी कार्य करेगी। इनमें क्या दिया गया है? तो जो कल्याणकारी स्वभाव
एक तरह से कह सकते हैं जो कल्याणकारी योजनाएं हो, कल्याणकारी राज्य का स्वभाव हो, ऐसा उसमें जिक्र किया गया है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, महिला पुरुष सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। ऐसे तरह तरह के प्रावधान किए गए, निःशुल्क विधिक शिक्षा हो, ऐसे नए नए रूप से कानून बनाया जाए। इसको समझेंगे तो हम लोग समझेंगे कि क्या है इसमें। लेकिन ये देखिए, ये भी इसमें वाद योग्य नहीं रहेगा कि राज्य को कंपलसरी रहे कि वो कानून बना ही बनाए। तो इसको जो पढ़ेंगे तो हम लोग अच्छे से पढ़ा जाएगा। हर भाग में मैं पहले ही बता दिया कि हर भाग पे अलग अलग से लेक्चर लिया जाएगा। पढ़ना तो हम लोग को पूरा ही है लगभग। फिर आता है भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। देखिए भाग 22 ही हैं, लेकिन बीच में जैसे जैसे जरूरत पड़ी है वैसे वैसे कुछ संशोधन करके कुछ भाग को भी ऐड किया गया है। उसमें 4 का हो जाएगा, आगे 14 का हो जाएगा, ये सब चीज़ें उसमें शामिल की जाएंगी, लेकिन गिनती में 22 ही रहेंगी। तो 4 का ऐड किया गया है। उसमें क्या दिया गया है, मौलिक कर्तव्य को नागरिकों को एक तरफ कुछ अधिकार भी प्रदान किया गया है, तो एक तरफ कुछ मौलिक कर्तव्य भी आरोपित किए गए हैं। जैसे कि उसमें आप लोग पढ़ेंगे, झंडे का आदर करना है, सम्मान करना है, राष्ट्रीय गान का आदर सम्मान करना है, धरोहर है उसकी, उसको बनाए रखना। एक तरह तरह की चीज़ें जो कर्तव्य के रूप में उसको देखेंगे। 11 कर्तव्य हैं, उसको एक बार हम लोग पढ़ेंगे। वो भी परीक्षा से महत्वपूर्ण चीज़ है और सब चीज़ें इसमें पूछा करता है। आप लोग इतना समझिएगा कि सीधे भाग पूछेगा, विषय उसका पूछ देगा कि इस भाग में कौन सा विषय है या इस विषय में कौन सा भाग है, इसका आर्टिकल कितने से कितने बीच में दिया गया है। तो ये चीज़ें हो गई। अब आता है संघ सरकार। भाग 5 में क्या आएगा, संघ सरकार। यहां तक एक बेसिक चीज शुरुआती प्रारूप में दिया गया है। अब देखिए उसके बाद जब भाग बढ़ेगा तो उसमें संघ सरकार में एक भाग में रहेगा, एक भाग में राज्य सरकारें रहेगी, एक भाग में नगर पालिका पंचायतें रहेंगी, एक भाग में सहकारी समितियां, केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। ऐसे करके भाग पढ़ते चलना है। फिर केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध पढ़ा जाएगा। तो सब बड़ा अच्छा से प्रारूपीकरण उसका किया गया है। आप लोग देखते चलिए, समझते चलिए, रटने की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आप लोग को याद होता चला जाएगा। किसी चीज़ को याद करेंगे तो वो चीज़ भूलेगा, और किसी चीज़ को भूलना चाहेंगे तो वो याद रहेगा। हमेशा ये दिमाग कॉन्सेप्ट में बना के रखना है हम लोग को। संघ की सरकार, उसका आर्टिकल क्या है, 52 से लेके 151 तक 100 आर्टिकल सीधे कवर करेगा ये। 395 में से हम लोग कहाँ पहुंच गए, 151 तक। इस भाग में कुछ अध्याय भी डिवाइड किया गया है। पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से अलग अलग अध्याय बनाया गया है। इसमें 5 अध्याय बनाया गया है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। संघ सरकार में क्या क्या किस आर्टिकल के तहत आएगा। तो संघ सरकार में कार्यपालिका पहली हो गई। कार्यपालिका का आर्टिकल कौन सा रहेगा, 52 से लेकर 78 तक। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कार्यपालिका का कार्य का निर्वहन करता है। तो कार्यपालिका में कौन कौन आएगा, राष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, मंत्रिमंडल आएंगे, ये सब चीजें उसमें हम लोग पढ़ेंगे 52 से लेकर 78 तक में। फिर आगे आता है संसद। विधायिका, कार्यपालिका के बाद विधायिका। विधायिका में कोई भी विधेयक कैसे आएगा, कौन विधेयक विधायिका का सदस्य बनेगा, ये सब चीज़ें उसमें हम लोग पढ़ेंगे। धन विधेयक क्या होगा, कैसे प्रोसीजर से वो बिल से कानून बनेगा, एक्ट बनेगा, वो सब चीज़ें संसद में दिया गया है। उसका आर्टिकल है 79 से लेके 122 तक। फिर आता है तीसरा अध्याय की राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। आर्टिकल 123, यानी राष्ट्रपति को भी कुछ विधायी शक्तियाँ प्राप्त है, यानी कि राष्ट्रपति को विधायी शक्ति प्राप्त है अध्यादेश जारी करने की। तो वो आर्टिकल 123 में दिया गया है। इसको हम लोग भी अलग से समझा जाएगा। फिर अध्याय 4 में क्या है, अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताया गया है। इसका अनुच्छेद क्या है, 124 से लेके 147 तक। देखिए भाग के अंदर ही अध्याय रहेगा, वो सिस्टमेटिक, ये सुविधा की दृष्टि से और अध्याय के रूप में बांटा गया है कि हम लोग को उसी के बीच में समझते चलना है अच्छे से। तो संघ की न्यायपालिका में हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्या है, क्षेत्राधिकार क्या है, उनके जजों की नियुक्ति कैसे होती है, उनके बेंचों का गठन कैसे होता है, ये सब चीज़ें उसमें शामिल होंगी। उसमें अपील कैसे होता है, किस प्रकार की अपील वो सुनती है, ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं। फिर भाग 5 में, अध्याय 5 में आता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में दिया गया है। उसका अनुच्छेद कौन सा है,
अनुच्छेद 148 से लेके 151 तक ये चीजें हैं। 148 से लेके 148, 49, 50, 51 इतने आर्टिकलों में महालेखा परीक्षक के बारे में दिया गया है। ये क्या होते हैं? ये सरकारी कार्यों के जांच पड़ताल करते हैं कि क्या वास्तव में जो योजनाएं वहां से चली हैं, वास्तव में कुछ जो कागज में लिखी गई है वो वास्तव में कार्य हुआ है कि नहीं है, कितना हुआ है, कितना अनुमान लगाया गया था, कितना कार्य हुआ है, ये सब देती है। और ये रिपोर्ट देगी अपना राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति इसको संसद के पटल पर रखेंगे। ये सब चीजें भी इनको पढ़ा जाएगा तो पढ़ा जाएगा। तो वो होते हैं महालेखा परीक्षक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि भाग 5 में 5 अध्याय भी हैं। फिर आता है भाग 6। भाग 6 में क्या है? राज्य की सरकारें। तो राज्य सरकारें यानी आर्टिकल 152। आर्टिकल 152 राज्य सरकार की बात करता है। उसको भी अध्याय वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे संघ सरकार को डिवाइड किया गया वैसे राज्य सरकार को भी डिवाइड किया गया है। भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसमें कुछ केंद्र को शक्तियां प्रदान की गई हैं, कुछ राज्यों को शक्तियां प्रदान की गई हैं भारतीय संविधान के द्वारा ही, कि इतने क्षेत्र पे, इतने सूचियों पे केंद्र सरकार कानून बनाएगी, इतनी सूचियों पे राज्य सरकार कानून बनाएगी। ये सब चीजें अलग से डिफाइन कर दिया गया है। तो एक सामान्य स्तर पे जो केंद्र में व्यवस्था रहेगी वो राज्य में भी रहेगी। केंद्र में राष्ट्रपति होगा, राज्य में राज्यपाल होगा। थोड़ा सा अलग अलग प्रोसीजर रहेगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे तो समझेंगे। तो साधारणतः 152 से लेकर 237 तक उसका दिया गया है। अध्याय 1 में बताया गया है कि 152 से लेकर 237 तक राज्य की सरकारों के बारे में दिया गया है। अध्याय 2 में है कि कार्यपालिका के बारे में दिया गया है। राज्यों की जो कार्यपालिका होगी वो आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक दिया गया है। कार्यपालिका में कौन आएगा? तो राज्यपाल आएगा, मुख्यमंत्री आएगा, मंत्रिपरिषद आएगी, जो राज्यों की है वो शामिल होंगे उसमें। फिर राज्य का विधानमंडल के बारे में पढ़ा जाएगा, यानी उसके राज्यों की जो विधायिका होंगी उसके बारे में। राज्यों की विधायिका 2 प्रकार से होती हैं, एक विधान परिषद, एक विधानमंडल। कुछ राज्यों, अधिकतम राज्यों में एक ही है, कुछ राज्यों में 2 हैं। तो इसको भी विधायिका के बारे में पढ़ा जाएगा। वो भी अपना कानून बनाती हैं, वो भी अपना बिल लाती हैं, वो भी अपना बजट लाती हैं, वो भी उसकी सब प्रक्रिया है, सब उसी में शामिल किया गया है आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक। फिर आगे आता है राज्यपाल का विधायी शक्तियां। अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्तियां में क्या है? आर्टिकल 213। जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है वैसे राज्यपाल भी अध्यादेश लाता है। अध्यादेश अमूमन यही होता है कि जो सदन है वो सब, विधायिका के जो सदन है वो सत्र में न रहे, चल रहा हो, सत्र में न हो इस समय, तो ऐसी स्थिति विद्यमान हो गई है कि अब उस पर विधि बनाना अनिवार्य हो गया है। तो कुछ समय के लिए राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। उसका भी प्रोसीजर है कि कब वो समाप्त होगा, कैसे क्या होगा, वो कब तक प्रवर्तन में रहेगा, ये चीज आगे देखा जाएगा जब पढ़ेंगे हम लोग। तो फिर आगे आता है आपका उच्च न्यायालय। अध्याय 5 में उच्च न्यायालय का आर्टिकल क्या है? 214 से लेकर 232 तक। जो राज्यों के विभिन्न हाई कोर्ट है उनके बारे में ये प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालयों की जजों की शक्तियां क्या होगी, कैसे क्या होगा, ये सब चीजें बताई गई। उनका क्षेत्राधिकार क्या होगा, उनके रीट जारी करने की शक्ति क्या होगी। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो हाई कोर्ट है वो राज्य की सरकार के अधीन नहीं है। यानी कि भारत में एकल न्यायपालिका है, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय। इस प्रकार से सीक्वेंस चलता है। उसका राज्य से मतलब नहीं रहता, बस राज्य से तात्पर्य है कि उसका जो एक सीमा क्षेत्र है उसी से बस मतलब भर है अधिकतम स्तर पे। तो ये चीजें उसमें शामिल होती हैं। फिर आता है छठवां में अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताया गया है। जो जिले स्तर पे, जिला एवं सत्र न्यायालय, सिविल न्यायालय, बाद ये सब न्यायालय इसके अधीन रखा गया है। 233 से लेकर 237 के बीच में। इसमें हम लोग देखेंगे कि अधीनस्थ स्तर पे कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं। जूनियर डिवीजन जज का होता है, सीनियर डिवीजन जज का होता है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर भाग 7 में आते हैं राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख। यानी देश जब आजाद हुआ तो उस समय राज्यों को खंड ख, खंड ब में बांटा गया था। तो अब उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया, तो इसका प्रवर्तन भी समाप्त हो गया, इसका कोई औचित्य नहीं रह गया। तो इसको रिपील कर दिया गया, यानी निर्सित कर दिया गया। अब भाग इसका कोई अस्तित्व में नहीं है, यानी आर्टिकल 238 को अस्तित्व से हटा दिया गया है। यह भी पूछता है कि कौन सा भाग
रिपील कर दिया गया है, यानी निश्चित कर दिया गया है। फिर भाग 8 में आता है संघ राज्य क्षेत्र। केंद्र को पढ़ लिया हम लोगों ने, राज्य को देखेंगे भाग के द्वारा। फिर अब संघ शासित प्रदेश के बारे में बताया कि जो हम लोग का संघ शासित प्रदेश दिल्ली है, चंडीगढ़ है, दमन दीव है, ये सब चीज़ें उसमें शामिल है, पुडुचेरी हो गया, ये सब चीज़ें इसमें इसके अंतर्गत बताया गया है कि इसका प्रशासन कैसे रहेगा, विधायिका कैसे रहेगी, ये सब चीज़ इसको समाहित की गई हैं। फिर आता है 9 पंचायतें। पंचायत में ग्राम सभा, ब्लॉक प्रमुख, जो त्रिस्तरीय पंचायत है उसके बारे में बताया गया है कि जो ग्रामीण स्तर पे भी पंचायतों का गठन किया जाएगा, जो सरकार रहेंगी तीसरी स्तर की सरकार, वो किस प्रकार से रहेगा, वो सब चीज़ें पंचायत में दिया गया है। इसका आर्टिकल क्या है, 243 से लेकर 243 अड़ तक, यानी 243 क, 243 ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़ तक इसके बारे में दिया गया पंचायतों के बारे में। फिर आ जाते हैं नगर पालिका 9 क में, भाग को 9 क। मैं पहले एक बार आपको बताया था, फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ। जहाँ क ख जुड़ेगा तो आप लोग अनुमान कर लीजिएगा कि ये किसी संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया है भाग के रूप में। तो 9 क जाहिर सी बात है जोड़ा गया है। तो 9 क नगर पालिकाओं का आर्टिकल क्या है, 243 त से लेके 243 य छ तक। यानी देखिए इसका सीक्वेंस कैसे चलेगा हिंदी में, बाकी इंग्लिश में उसी प्रकार से सीक्वेंस आप लोग लगा लीजिएगा। तो त थ द ध न प फ म म, फिर य के बाद य क य ख य ग य च, ऐसे सीक्वेंस कैसे चलेगा, य छ तक आएगा। तो नगर पालिकाओं का आर्टिकल यहाँ तक दिया गया है। मैं पूरे को नहीं बोल रहा हूँ, जैसे बीच में गैप भी दे दे रहा हूँ, इसका कारण है कि आप लोग क्रमशः उसी अनुमान में समझ लीजिएगा। फिर आ गया है 9 ख भाग। 9 ख में क्या दिया गया है, सहकारी समितियाँ। बच्चे यहीं फंसते हैं ज़्यादातर, तो आप लोग समझते चलिए। एक ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, ग्रामों का जो नगर पंचायतें हैं उसके बारे में दिया गया है। 9 क में दिया गया है नगर पालिका, यानी जो कस्बे क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है उसमें नगर पालिकाएं होंगी। प्रोसीजर लगभग सेम वही रहेगा, चुनाव होगा, वोटिंग होगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, उसको समझा जाएगा कि क्या थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। फिर सहकारी समितियाँ, जो सहकारी समितियाँ, बोर्ड का गठन, सब चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। इसका आर्टिकल क्या रहेगा, 200 य छ तक यहाँ हो गया, 200 य ज से लेके य न तक, यानी य झ य ट ठ सब य के आगे चलता जाएगा य न तक। तो ये चीज़ सहकारी समितियाँ का आर्टिकल रहा। फिर भाग 10 आता है। भाग 10 में क्या दिया गया है, भाग 10 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकती है, तो उसके बारे में दिया गया है। 244 से लेकर 244 क तक दिया गया है इसके बारे में प्रावधान। फिर अब आ गया है, इतने चीज हो गया, इसमें बता दिया जाता है कि इतना स्तर तक सरकारें हैं। अब आता है कि उनके बीच संबंध, तो आगे के भाग में उनके संबंध को पढ़ा जाएगा। तो भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया है। उसका आर्टिकल क्या है, 245 से लेके 263 तक है। 245 से लेके 263 तक, इसमें भी 2 अध्याय बांटा गया है। सुविधा की पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से इसको 2 अध्याय में बांटा गया है। पहला क्या है, विधायी संबंध को अलग रख दिया गया है, प्रशासनिक संबंध को अलग रख दिया गया है। तो विधायी संबंध में हम लोग देखेंगे कि किन परिस्थितियों में राज्य सूची पे केंद्र कानून बना सकती है, कैसे कैसे उनके बीच में संबंध है, ये सब चीजें उसमें दी गई है। किस प्रकार का, तो विधायी प्रकार का। उसका आर्टिकल है 245 से लेकर 255 तक। फिर आगे आता है प्रशासनिक संबंध। प्रशासन का संचालन कैसे होगा, जो केंद्र स्तर के कर्मचारी हैं, जो राज्य स्तर के कर्मचारी हैं, वो किस प्रकार से उनका रोल होगा, डीएम का क्या रोल होगा, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे हल्का फुल्का, कि किस प्रकार से वो प्रशासन को भी केंद्र सरकार अपने कंट्रोल में लिए रहती है। तो इसका आर्टिकल है 256 से लेकर 263 तक। फिर आता है वित्तीय संबंध। इसको भाग अलग हो जाता है, लेकिन एक तरह से हम लोग समझते हैं वित्तीय संबंध होता है केंद्र और राज्यों के बीच में। तो ये भाग 12 में दिया गया है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। क्या, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। इसको भी कुछ अध्यायों में बांटा गया है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग।
इसका पूरा पूरा आर्टिकल है 264 से लेके 300 क तक। क्या 264 से लेके 300 क तक दिया गया है। 264 के पहले अध्याय में क्या है, वित्त, यानी वित्त के बारे में दिया गया है कि जो धनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस प्रकार से होगा। तो उसका आर्टिकल है 264 से लेकर 291 तक, यानी जो वित्तीय संबंध है केंद्र और राज्य के बीच में, कर की उगाही कैसे होगी, कैसे केंद्र सरकार कर लेगी, कुछ चीज़ों में राज्य सरकार कर वसूली करेगी और केंद्र सरकार को धन वो दे देगी, कर को, कर की राशि को फिर केंद्र सरकार द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, कैसे कैसे है वो हम लोग समझा जाएगा, वित्त आयोग के बारे में समझेंगे। फिर आगे आता है ऋण लेना। ऋण लेना का आर्टिकल है 292 से लेकर 293, यानी 292 और 93 में दिया गया कि ऋण लिया जाएगा तो किसके नाम से लिया जाएगा। जो भी देश के नाम से कार्य होगा वो राष्ट्रपति के नाम से कार्य होता है, और राष्ट्रपति को कौन चुनता है, एक तरह से जनता चुनती है, गणतंत्र प्रणाली है भारत में लागू। तो ये ऋण जो है वो हम सभी पे है, यानी हमारे प्रतिनिधि पे है, तो हम सभी पे है वो ऋण। तो वो सब चीज़ें पढ़ा जाएगा कि कैसे ऋण लिया जाता है, कैसे क्या होता है, वो सब चीज़ें देखा जाएगा। संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, बाध्यताएं और वाद 294 से लेके 300 तक में ये सब चीज़ें दिया गया है। यानी किसी संपत्ति कैसे होगी, संविदाएं, कोई संविदा करेगी भारत सरकार, वो किस नाम से करेगी, कैसे करेगी, जो अधिकार होगा या कुछ बाध्यताएं या कोई वाद होगा राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के, तो वो किस नाम से लाया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। फिर आगे संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है अध्याय 4 संपत्ति का अधिकार 300A। इसमें क्या है, संविधान, संपत्ति के अधिकार को पहले मूल अधिकार में रखा गया था, मूल संविधान में, अब इसको हटा के यहाँ पे रख दिया गया है। 300A में संवैधानिक अधिकार इसको बना दिया गया, यानी सांविधिक अधिकार एक तरह से कह सकते हैं। फिर आ जाता है भाग 13। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में बात करता है। आर्टिकल 301 से लेके 307 तक क्या करता है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की बात करता है। फिर इतनी चीजें इसमें है, देखिए इतने कम आर्टिकलों को, इतने कम भागों में ही यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब कितना आर्टिकल बचा, अब हम लोग आर्टिकल बचा है करीब 80 के करीब। अब 80 में अन्य चीज़ों के बारे में दिया गया है, जैसे देखते हैं हम लोग, देखते हैं भाग 14 को। भाग 14 में क्या दिया गया है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं के बारे में पता इसमें व्यवस्था की गई है। भाग 14 में ये भी काफी महत्वपूर्ण भाग है, इससे भी परीक्षा में प्रश्न काफी उठता है। इसको भी 2 अध्याय में बांटा गया है, सेवाएं, लोक सेवा आयोग। सेवाएं का अनुच्छेद क्या है, 308 से लेकर 314 तक, यानी कि जो भी अखिल सेवाएं हैं उसके बारे में ये बताता है। 308 से लेकर 314 तक कि कैसे कोई अखिल सेवा का गठन किया जा सकता है, कैसे क्या उसका प्रोसीजर होगा, ये सब उसमें बताया गया है। आगे आता है लोक सेवा आयोग। केंद्र स्तर पे संघ लोक सेवा आयोग, राज्यों स्तर पे राज्यों की लोक सेवा आयोग, क्योंकि केंद्र की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग करेगी बड़े बड़े ऑफिसरों की, और राज्य स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति राज्य की लोक सेवा आयोग करेगी। फिर संयुक्त लोक सेवा आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए यदि नियुक्ति करना है तो उसके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। तो ये सब चीजें इसमें 315 से लेके 323 तक में दिया गया है, ये वाले पोर्शन में, अध्याय 2 में। फिर आगे आता है भाग 14 क। ये भी संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, क्योंकि जहाँ क ख आ गया भाग में, वो इतना समझ लेना है कि उसको जोड़ा गया है। अधिकरण क्या होता है, तो बड़े बड़े स्तर पे अधिकरण बनाया जाता है, वो उसके विकास कार्य को देखता है, उसकी अपील को सुनता है, उसकी मांग को सुनता है, वो सब चीजें उसको अधिकरण को शक्तियां प्रदान की जाती हैं। इसका अनुच्छेद है 323 क से लेकर 323 ख तक। फिर आगे आता है भाग 15। भाग 15 में क्या दिया गया है, भाग 15 के बारे में निर्वाचन के बारे में दिया गया है, जिसमें चुनाव आयोग कैसे क्या है ये सब चीजें रहेगा। उसमें निर्वाचक में कौन कौन शामिल होगा, कौन कैसे क्या होगा, ये सब चीज, उसके अधिकार क्या होंगे, ये सब चीजें दिया गया है 324 से लेकर 329 क में। इसको भी जब आया जाएगा तो पढ़ा जाएगा। ये निर्वाचन आयोग ही जो रहेगा वो
चुनाव कराएगा, क्योंकि हमारे प्रतिनिधियों का जो चुनाव होगा वो इन्हीं के माध्यम से उनका चुनाव होगा, क्योंकि यही चुनाव कराएंगे। फिर आगे आता है भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। यानी चुनाव के बाद देखिए अब क्या आता है कि कुछ वर्गों को आरक्षण प्रदान किया गया है। जैसे SC ST वर्गों को उसमें सांसदीय सीट में आरक्षित प्रदान किया गया है। कुछ जैसे एंग्लो इंडियन का था उसको समाप्त कर दिया गया। यदि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनको चुनने का उसमें प्रावधानित किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में ये चीज सिस्टम था, लेकिन इसको अब समाप्त कर दिया गया एंग्लो इंडियन को, क्योंकि अब वो भारत में बचे ही नहीं है। फिर इसी में केंद्र और राज्य दोनों के आरक्षण के प्रावधान को बताता है। फिर भाग 17 आता है राजभाषा। राजभाषा क्या हम लोग की? राजभाषा हम लोग की हिंदी है, न कि राष्ट्रभाषा हिंदी। राजभाषा हम लोग की हिंदी है। राज्य से तात्पर्य कि एक तरह से जो कई राज्यों में बोला जाने वाला ये भाषा हो गया। इसको भी 4 अध्यायों में बांटा गया है कि संघ की भाषा क्या होगी, तो आर्टिकल 343 से लेकर 344 तक दिया गया है। पूरे राजभाषा को 343 से लेकर 351 के बीच में रखा गया है, जिसमें से 4 अध्याय बांटा गया है। उसमें एक में बताया गया है संघ की भाषा क्या होगी। संघ की भाषा हिंदी नहीं है, हमें ये ध्यान देना है। प्रादेशिक भाषा क्या होगी? जिस दिन संघ की भाषा हिंदी हो गई उस दिन वो राष्ट्र की भाषा मानी जाएगी, राष्ट्रभाषा हिंदी हो जाएगी। इसी के लेके काफी विवाद चलता है और पूरे राज्यों में हिंदी बोली नहीं जाती है, तो इस वजह से ये राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं आ पाता है। लगभग देशों में हर राष्ट्र की अपनी अपनी एक भाषा होती है, लेकिन भारत में अभी यही स्थिति विद्यमान नहीं। इसको पढ़ा जाएगा तो अच्छे से समझा जाएगा क्या कारण है, क्या हो सकता है, कैसे क्या हो सकता है, वो चीज़ों को पढ़ा जाएगा। तो अध्याय 2 में क्या है, प्रादेशिक भाषा की बात करता है कि जो विभिन्न राज्य हैं उनके अपनी अपनी जो भाषाएं होंगी वो भाषा अपना राजभाषा बनाएंगी, राज्य भाषा। फिर इसमें न्यायालय की जो भाषा है वो क्या होगी, 348 से लेकर 49 के बीच में बताया गया है अध्याय 3 में। न्यायालय से तात्पर्य सुप्रीम कोर्ट की भाषा क्या होगी, हाई कोर्ट की भाषा क्या होगी, इसके बारे में बताया गया है। फिर कुछ भाषा को लेकर विशेष निर्देश दिया गया है जो 350 से लेकर आर्टिकल 351 में, 350 और 51 में दिया गया है। आगे भाग है भाग 18। ये भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपात उपबंध इस भाग में दिया गया है। आपात उपबंध क्या होता है? आपात उपबंध का धारणा है कि जब देश खतरे में हो तो केंद्र सरकार चाहती है तो इमरजेंसी लगा देती है। तो वो आपात राष्ट्रीय आपात हो सकता है, राज्यों के में यानी राष्ट्रपति शासन हो सकता है, या वित्तीय आपात हो सकता है। इसको भी क्रमशः हम लोग पढ़ा जाएगा। 352, 356, 360 है ये आपात। तो 352 से लेकर 360 तक उसके बारे में दिया गया है कि आपात स्थिति हो जाएगी तो इसकी प्रक्रिया कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा, ये सब सिस्टम दिया गया है। फिर भाग 19 में क्या दिया गया है, प्रकीर्ण। प्रकीर्ण में कुछ विशेषाधिकारों को बताया गया है कि राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं या सांसदों को प्राप्त है, ये सब चीजें उनको इनके अंतर्गत रखा गया है, जो अलग से उनको व्यक्तिगत रूप से विशेषाधिकार मिला गया है। जैसे कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता या कुछ दंडिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये सब चीजें उनको इसी के तहत प्रदान किया गया है। भाग 20 में बताया गया है संविधान संशोधन के बारे में। इसका आर्टिकल है 300 बात कर देता है वो कि किस प्रोसीजर से संविधान का संशोधन किया जाएगा, यानी कि इस संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। आ गया था 21, भाग 21 अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। देखिए जब देश आजाद हुआ हम लोग का तो ऐसी परिस्थिति थी नहीं कि सभी के साथ एक समान स्थिति बनी हुई हो। भारत विविधता वाले देश है, अनेकता में एकता को स्थापित किया गया है, तो सबको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ क्षेत्रों को विशेष प्रावधान दिया गया है कि उनकी अपनी संस्कृति बनी रहे, उनकी अपना कल्चर बना रहे। तो इसके लिए कुछ विशेष उपबंध किया गया है कि जैसे कि किसी राज्य को शक्ति प्रदान कर दी गई कि आप दूसरे राज्य के निवासी वहाँ पे जमीन का क्रय विक्रय नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें कुछ विशेष उपबंध उनको प्रदान किया गया है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे 370 जम्मू कश्मीर, ये सभी उन्हीं के तहत आता है। अब उसको समाप्त कर दिया गया है, वो बात अलग है। फिर भाग 22 है आखिरी वाला। ये इसका आर्टिकल क्या है, 369 से लेकर 392 तक, यानी 369 से लेकर 392 तक। फिर आगे आता है कि संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में इसमें
बताया गया है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो शब्दावलियाँ हैं या परिभाषित हैं, उस सबको उनको डिफाइन किया गया है, जो निश्चित चीज़ है वो चीज़ को बताया है। इसका आर्टिकल है 393 से लेकर 395 तक। इस प्रकार हम लोग देखेंगे 395 अनुच्छेद को पढ़ा जाएगा और आगे हम लोग अनुसूचियों को देखा जाएगा अगली क्लास में। तो इतनी चीज़ें इसमें शामिल नहीं। देखिए कितना सीक्वेंस में इस प्रारूप को बनाया गया है। जो हमारी संविधान सभा थी, वास्तव में एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग थे उसमें, किस प्रकार से रखे उसको देखिए, पढ़ने में भी कितनी आसानी रहती है और जीवंत संविधान है हमारा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि संविधान जो है वो इतना मजबूत स्थिति में है, लचीला रहते हुए भी काफ़ी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि इसमें समय समय पर परिवर्तन भी किया जा सकता है। कुछ चीज़ें हैं कि जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, बहुत कठोर अवस्था में है वो, तो ये सब चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये सब भाग वाला चैप्टर समाप्त हो गया। आप उम्मीद है कि पसंद आया होगा ये वीडियो, और इस वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा ये वीडियो ज्ञान तो काफ़ी लाभदायक होगा, समाज के लिए लाभदायक होगा। जरूरी नहीं है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ही लाभदायक है। हमारा संविधान है, हर देश के नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपना संविधान जाने। एक तरह से कहा गया है कि मैं कई बार ये बात को रिपीट करता रहता हूँ कि विधि की अनभिज्ञता माफी योग्य नहीं होती है। तो ये बात हम लोग को गांठ बांध के रख लेना चाहिए कि कोई भी ऐसा आपको संविधान ये नहीं मानेगा कि आप भारत के संविधान को नहीं जानते हैं। संविधान बना, कानून बना, तो ये मान लिया जाता है कि भारत का हर नागरिक वो जान गया, भले ही वो जाना ना हो, उसके यहाँ पहुँचा ना हो। तो जितनी चीज़ें हैं हमें अवेयर होना चाहिए कि क्या सिस्टम है, कैसे क्या है, तो वो सब चीज़ें हम लोग उसको देखा जाएगा। ये भाग रहा होगा आज का चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।